चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, काशीपुर से बड़ी खबर है। पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा का बयान, खनन की वजह से बढ़ रहा है अपराध। चीमा का यह कहना है खनन की वजह से हत्या की वारदातें बढ़ रही है। प्रदेश सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा। तो पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा का ये बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि खनन की वजह से प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है और खनन की वजह से ही हत्याएं भी हो रही है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। उसका कारण जो महसूस हो रहा है वो खनन है। मैं खनन को, मैं इन विवादों के पीछे क्षेत्र में होने वाला खनन है, यह सरकारी, ये मैं बात जो बोल रहा हूँ जरा इसको, ये जो खनन है ये सरकारी एवं असरकारी नंबर 2 की कमाई का मुख्य धंधा है। मैं बोल रहा हूँ ये मुख्य धंधा, मैंने सरकारी भी ले लिया, असरकारी भी ले लिया, दोनों का मुख्य धंधा। और लड़ाई का घर है, इसी से मर्डर हो रहे हैं, जगह जगह झगड़े हो रहे हैं, ट्रालियां सील हो रही हैं, लोग बेघर हो रहे हैं। ये खनन के बारे में काशीपुर में एक के बाद एक हो रही हत्याओं का समाधान के प्रति हमारी सरकार को ध्यान देना होगा। मैं अपनी सरकार को कह रहा हूँ। और उधर जसपुर के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर ने अपनी पत्नी की मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। एबीपी गंगा पर गुरताज भुल्लर ने अपना दर्द बयां किया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, काशीपुर से ये तस्वीरें सामने आई थी और फायरिंग में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत हो गई थी। जसपुर के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर की धर्मपत्नी गुरजीत कौर आज दुनिया में नहीं है। इस समय बहुत दुख की घड़ी है। मैं उनके घर पर मौजूद हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरताज भुल्लर जी अपने 4 माह के बेटे और 3 साल की बिटिया के संग वाकई दुख मना रहे हैं। शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस केस की सीबीआई जांच हो और मेरे बच्चों को न्याय मिले। और जो भी मेरे साथ मुझे पता लग रहा है कि एक तो मेरा परिवार लूट गया और दूसरा ठाकुर द्वारा मेरे प्रति फर्जी मुकदमे बनाए जा रहे हैं। मैं यही सरकार, दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यूपी में भी, उत्तराखंड में भी और सेंटर में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। हम जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी की सेवा में कई सालों से लगा हुआ हूँ। जब हमारे साथ ही ये सब कुछ होगा तो पुलिस प्रशासन का जनता पे क्या विश्वास जनता को रह जाएगा। इसलिए मैं यही सरकार से, सभी जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरे इन छोटे छोटे बच्चों को इंसाफ चाहिए और जो मेरे साथ हुआ है कि किसी और के साथ ना हो। कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से भी आपकी वार्ता हुई है, उन्होंने किस तरह का आश्वासन दिया है? इसी हम सबसे बात है, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि गुरताज मेरे साथ गलत नहीं होगा। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है मेरे को इस चीज़ का कि पूरी पुलिस, सारी सरकार सब जगह आपकी मदद करेगी। मैंने कहा अगर मैं गलत हूँ बेझिझक होकर मेरे पे सब कुछ किया जाए, लेकिन मेरी 1% भी कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरा घर बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। यहाँ आके पुलिस वाले नहीं थे, गुंडे थे, शराब पी रखी थी उन लोगों ने। अगर उनको वो ठाकुर द्वारा में जाके कह रहे हमारे साथ गलत हुआ, अगर उनके साथ गलत हुआ तो गुंडा पुलिस उन्हें लेके गई यहाँ से। तो गुरताज भुल्लर की बात आपने सुनी। तो देखिए, मुठभेड़ में अपराधी को पकड़ने गई थी पुलिस और इस दौरान ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत हो गई थी। हालांकि मुख्य आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब जो ये मौत हुई है उस पर काफी सवाल उठ रहे हैं, पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं और अब परिजनों की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो जसपुर में यूपी पुलिस के रेड के दौरान महिला की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? इसके दबाव में है। अपराधियों में डर भय क्यों खत्म हो गया है? जंगल राज कायम हो रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। हमारा कहना है कि सरकार को अगर थोड़ी भी नैतिकता है, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जसपुर की घटना हुई है, निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा कि वो एक ऐसी घटना हुई है कि जिससे हम लोग व्यथित हैं, दुखी हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो और कानून व्यवस्था में जो है कि और
अधिक तेजी लाई जाए। इन सब विषयों को लेकर के सरकार संवेदनशील है और काम भी कर रही है। तो जसपुर में फायरिंग में महिला की मौत के मामले पर सीएम धामी का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इसकी जांच कर रही है। इसमें चूंकि दोनों राज्यों का मामला है, हमने कहा है कि विधि सम्मत जो भी कानून का काम है, कानून अपना काम करेगा। उसमें हमारी तरफ से पूरी तरह से यही कहा गया है कि निष्पक्ष उत्तराखंड सरकार निष्पक्ष तरीके से उसको कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी और जो विधि सम्मत है, कानून सम्मत है, उसको उसमें होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत के टनकपुर के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम धामी एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने रोजगार मेले का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना नियमावली 2022 को मंजूरी मिल गई है। राजभवन ने परिवहन दुर्घटना राहत निधि 30वें संशोधन को मंजूरी दे दी है और अब हादसा होने पर 1 लाख की बजाय 2 लाख रुपए धनराशि मिलेगी। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल गई थी। सचिव अरविंद सिंह हांकी ने इसकी मंजूरी का आदेश जारी किया है। इधर जीएस मर्तोलिया ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल ली है। वे UKSSC के तीसरे चेयरमैन बने हैं। जीएस मर्तोलिया रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं। वो उत्तराखंड में कई अहम पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। चुनौती है और इस चुनौती से लड़ना उससे बड़ी चुनौती है और उससे बड़ी चुनौती है कि हम इस अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग का विश्वास लोगों में फिर पैदा करें। और UKSSC के नए चेयरमैन की नियुक्ति पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने कहा था कि आयोग को भंग कर दिया जाए या किसी योग्य व्यक्ति को अध्यक्ष पद पर बैठाया जाए। मेरा वक्तव्य या तो पूरा नहीं प्रसारित हुआ या आधा अधूरा प्रसारित हुआ। मैंने भंग करने की बात की थी या फिर मैंने कहा था कि उस पर बहुत सुयोग्य व्यक्ति को बिठाने की जरूरत है, जिसकी इंटीग्रिटी, जिसकी ईमानदारी, उस पर कोई शक न कर सके और उसके अंदर सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। वहाँ के जो पेपर तैयार होते हैं वो किस ढंग से तैयार किए जाएं कि वो बाहर न हो सकें। लक्सर के रामपुर रायघटी में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। हालांकि महिला के मायके वालों ने ससुराल के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि महिला की हत्या गला दबाकर की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृत्यु हो गई है। जब छोटा मृत्यु हो गया है तो उसके गले पर जो है निशान था, जिस पर उसकी शादी 2 साल पहले शादी हुई थी। उसका 1 साल का बच्चा सुना कि वो प्रेगनेंट हुई थी। इस संबंध में जब पंचायत में कार्रवाई की गई और तहसीलदार के द्वारा तहसीलदार बुलाया गया, तहसीलदार को बुलाया गया और पंचायत में कार्रवाई की गई और पंचायत में कार्रवाई की वजह उसको पोस्टमार्टम भेज जा रहा है। कॉर्बेट पार्क के बिजरानी जोन को सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। आज सुबह 6 बजे सैलानियों की 30 जिप्सियों को रवाना किया गया। कई महीने के इंतजार के बाद आखिरकार कॉर्बेट के बिजरानी जोन पर लगा ताला खुल गया है। कॉर्बेट के डायरेक्टर ने बिजरानी जोन के गेट पर फीता काटकर सैलानियों की जिप्सियों को सफारी के लिए रवाना किया। इस दौरान सैलानियों की 3 जिप्सियों को रवाना किया गया। सफारी शुरू होने से सैलानी भी बेहद खुश हैं। बहुत एक्साइटेड हैं। जिम कॉर्बेट हम लोग की विश लिस्ट पे था कब से, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे सफारी कर रहे हैं। वेरी एक्साइटेड। हमें पता लगा कि काफ़ी टाइगर स्पॉट होते हैं इस जोन में और सुबह सब लोग कह भी रहे थे कि दिख रहे हैं, तो आई होप हमें दिखे। अभी तो मुझे पता नहीं था ये पहले दिन गेट खुल रहा है। हम लोग ने पहले से ही बुकिंग कर लिया। अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज पहली बार मैं कोई जीप सफारी कर रहा हूँ और ये देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, इसकी वजह से तो और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बरसात के मौसम में कॉर्बेट के बिजरानी जोन को बंद कर दिया जाता है। 15 जून से सैलानियों की एंट्री बंद कर दी गई थी। हमारा एक प्रमुख जोन बिजरानी जोन है, खोल दिया गया है।
तो हमारा प्रयास ये है कि टूरिस्ट जो यहाँ आ रहे हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं, उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जाए। इस संबंध में सारी तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं। पिछले दिनों काफ़ी बारिश हुई थी, उसकी वजह से सड़कें काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अभी हमने काफ़ी तैयारी पूरी कर ली गई हैं और टूरिस्ट को हमारा प्रयास ये है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग यहाँ पर दे पाएंगे। टाइगर साइटिंग्स के मामले में बिजरानी जोन का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और हमारी कोशिश ये है कि टूरिस्ट भी यहाँ के वन और वन्यजीव संरक्षण के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। बिजरानी जोन में सुबह और शाम की पाली में 30-30 जिप्सियां जंगल सफारी के लिए जाएंगी। कॉर्बेट पार्क वन्य जीवों की अनगिनत प्रजातियों के लिए जाना जाता है। सफारी के दौरान पर्यटकों को इन्हीं के दीदार का मौका मिलता है। एमपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। इधर राजाजी पार्क में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लाई गई बाघिन फिर से लापता हो गई है। पिछले 6 महीने से बाघिन का कोई भी सुराग नहीं है, मगर राजाजी पार्क के अधिकारियों ने आला अधिकारियों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी। राजाजी टाइगर रिजर्व से बाघिन कहां लापता हो गई? जिम कॉर्बेट से राजाजी टाइगर रिजर्व में लाई गई बाघिन आखिरकार कहां चली गई? वन विभाग आजकल इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रहा है। राजाजी नेशनल पार्क में बाघों का कुनबा बढ़ाने की योजना अब सवालों के घेरे में आ गई है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की बढ़ती संख्या के बाद उन्हें राजाजी नेशनल पार्क में शिफ्ट किया जा रहा है। योजना के पहले चरण में राजाजी पार्क में 2 बाघ लाए गए थे, मगर वन विभाग के पास फिलहाल इनकी कोई लोकेशन ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इनका जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस मिलता है, चाहे वो पंजों के निशान हो, चाहे वो स्कैट हो या कैमरा ट्रैप में इनकी जो इमेज आती है, उसके लिए कैमरा ट्रैपिंग की इंटेंसिटी बढ़ाई गई है और साथ ही वहाँ पर PIP भी बनाए जा रहे हैं ताकि अगर बाघ का मूवमेंट हो वहाँ पर तो उसकी जानकारी भी हमको समय से मिल सके। हैरानी की बात यह है कि 2 में से एक बाघिन है जो पिछले लंबे समय से लापता है। 6 महीने से बाघिन पर लगाया गया रेडियो कॉलर भी काम नहीं कर रहा। 20 अगस्त को आखिरी बार ये बाघिन कैमरा ट्रैप में नजर आई थी। अब इसको गायब नहीं बोल सकते हैं, अभी हम बोलते हैं कि हाँ हमारी ये मॉनिटरिंग में नहीं आ पाई, क्योंकि कई बार ये हफ्ते के बाद ही टाइगर वो मिलता था। ऊपर से आजकल बरसातों का टाइम है और कहीं वो आप अगर इंटीरियर उसमें जाके देखें कि हिली पूरा टेरेन है हमारा। हिली टेरेन में क्या कि पग मार्क्स भी नहीं मिलते और कहीं कहीं जहाँ पग मार्क है अगर थोड़ी सी बारिश भी हो जाए तो पग मार्क्स भी वहाँ से वॉश आउट हो जाते हैं। बाघिन की तलाश के लिए फिलहाल 4 टीमें गठित की गई हैं, जो जंगल में गश्त के दौरान बाघिन का सुराग लगाने की कोशिश करेगी। आशंका है कि यह बाघिन यूपी से लगती सीमा की तरफ जा सकती है। एबीपी गंगा के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। बढ़ेंगे बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से आ रही है। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं अनिल बलूनी। कुछ ही देर में हल्द्वानी पहुंचेंगे अनिल बलूनी। कुमाऊं में अनिल बलूनी का 2 दिवसीय दौरा है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे बलूनी, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कुमाऊं में अनिल बलूनी का ये 2 दिवसीय दौरा है, जिसके लिए आज हल्द्वानी पहुंचेंगे। पौड़ी पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने रेल परियोजना को लेकर अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं। इस दौरान गढ़वाल कमिश्नर ने रेल परियोजना की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी। रेल लाइन निर्माण की वजह से लोगों के घरों में आ रही शिकायत को लेकर अधिकारियों को निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। निरीक्षण में भू विशेषज्ञों को शामिल करने के निर्देश हैं। कहना है कि रेलवे के कारण उनके जो आवास हैं, मकान हैं या अन्य संसाधन है वो प्रभावित हो रहे हैं, तो उसमें कुछ गतिरोध उत्पन्न हुआ था। हमने ये निर्णय लिया है कि एक तृतीय पार्टी, एक थर्ड पार्टी उसका इन्वेस्टिगेशन कराया जाए, जांच करवाई जाए और उसके बाद शीघ्रता से वो जांच करा के कुछ निर्णय करते हैं। इधर केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना अल्मोड़ा जिले में धरातल पर उतरने लगी है। जिले में अब तक 36 अमृत सरोवर बन चुके हैं, जबकि अन्य सरोवर बनाए जाने का काम चल रहा है। जिले भर में कुल 79 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं। जिला विकास अधिकारी ने कहा कि कुल 79 सरोवर में अब तक 36 सरोवर बनकर तैयार हो चुके हैं। बाकी सरोवर दिसंबर तक बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।
जोशीमठ में कल्पेश्वर महादेव और पंचबद्री ध्यान बद्री यात्रा मार्ग खस्ताहाल है। आलम यह है कि मार्ग जगह जगह टूटा हुआ है और ऐसे में इससे सफर करना बेहद ही मुश्किल है। कई यात्री तो बीच रास्ते से ही लौट आते हैं। हनुमान मंदिर से आगे मार्ग की हालत बेहद खस्ताहाल है। पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से अल्मोड़ा में किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। खेतों में खड़ी फसल को बारिश ने बर्बाद कर दिया है। इधर बारिश की वजह से किसानों की कई महीने की मेहनत पर पानी फिर गया है, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। और उधर बारिश की वजह से उत्तरकाशी में भी किसानों को काफी नुकसान हुआ है। बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, जिसने खेतों में खड़ी फसल को तहस नहस कर दिया। इस समय पहाड़ों में फसल, धान, मंडवा और दाल की कटाई का सीजन चल रहा है, मगर बारिश ने फसल को बर्बाद कर दिया है। तो लगातार बारिश हो रही है, जिससे जो किसान हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। खेतों में खड़ी फसल है जो बर्बाद हो गई है और किसान अब परेशान है। चिंता की लकीर किसानों के चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा रही है और कोशिश यही की जा रही है, प्रशासन से यही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें इसका मुआवजा भी दिया जाए। ये तस्वीरें आप देखिए, नकदी फसल को सबसे ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है। इसके साथ साथ मंडवा और जो बाकी फसल है उसे भी काफी नुकसान हुआ है। बरसात का सीजन खत्म होने के बाद यमुनोत्री धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 27 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और यही वजह है कि अब यमुनोत्री धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक यमुनोत्री धाम में 4,78,000 तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आ चुके हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा अब समापन की तरफ बढ़ रही है। इसी महीने 4 में से 3 धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। मगर इस सीजन में चारधाम यात्रा में पिछले कई रिकॉर्ड टूट गए। कोरोना महामारी के 2 साल बाद चारधाम में तीर्थ यात्रियों की सबसे ज्यादा संख्या उमड़ी है। यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक चारधाम में 42 लाख तीर्थ यात्री आ चुके हैं। उम्मीद है कि यात्रा के समापन तक ये संख्या और बढ़ेगी। पिछले जो 2 यात्रा काल रहे हैं वो कोविड के चलते काफ़ी प्रभावित रहे थे और यात्री उस हिसाब से यहाँ नहीं पहुँच पाए थे। लेकिन इस यात्रा काल में कपाटों के बंद होने से पहले तक अब तक जो लाखों की संख्या में, रिकॉर्ड संख्या में इस समय यात्री दर्शनार्थी यहाँ पहुँचे हैं। तो निश्चित रूप से यह एक शुभ संकेत है भविष्य के लिए भी, और हम ये मानते हैं कि आने वाले वर्षों में अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे। अभी केदारनाथ धाम में 14,25,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में 15,20,000, जबकि यमुनोत्री धाम में 4,75,000 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं गंगोत्री धाम में 6 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यात्रा बड़ी सफल रही और सारे उत्तराखंड वासियों का इसमें योगदान रहा। विशेषकर जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में थे, हमारे होम स्टे बिजनेस में थे, धर्मशाला जो चला रहे थे, संचालन कर रहे थे, और अधिकारी वर्ग जो था, सभी ने मिलकर के इसको सफल बनाया। और मैं ये बताना चाहूँगा, मुझे बड़ी प्रसन्नता भी हो रही है कि जो भी कोरोना काल का घाटा था वो लोगों ने पूरा कर लिया है, उसकी भरपाई कर ली है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा न सिर्फ धार्मिक लिहाज से अहम है, बल्कि ये प्रदेश सरकार की आर्थिकी का भी बड़ा जरिया है। इससे प्रदेश के लाखों व्यापारी और तीर्थ पुरोहित जुड़े हैं। जाहिर है इस बार यात्रा के विधिवत रूप से संचालित होने से हर कोई खुश है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।